हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। जी सर, आ रही हो। चलो, आज के जो हमारे टॉपिक है वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एसीएम का है। ठीक है। आज हमारे इंशाल्लाह जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो कवर हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें मैंने जो पीपीटीज है मैंने अलग अलग बनाए, क्योंकि इसलिए बनाए कि आप लोगों को थोड़ा इजी हो। ठीक है। क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये सारे एक भी यूनिट में भी वो कवर हो सकता था, मगर इसलिए मैंने अलग बनाया कि थोड़ा आप लोगों को इजी भी हो और थोड़ा हम उसको डिटेल में वो आगे लेके जाएंगे। तो आज की हमारे टॉपिक है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। किसी को कोई आइडिया है सीओपीडी के बारे में? बता सकते हैं? जी सर। जी, बताइए आप। सर ये लंग से रिलेटेड होता है ना सीओपीडी। हम्म। अच्छा, और? इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है ना। अच्छा, हमारे जो आज के ऑब्जेक्टिव है, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन learner will be able to define the chronic obstructive pulmonary disease, discuss the causes and risk of the COPD, explain the epidemiology and clinical manifestation of COPD, discuss the सर आवाज diagnostic बहुत स्लो आ रही है आपकी। discuss the diagnostic and medical management of COPD। अभी आ रहा है आवाज सही? हाँ सर, पहले बहुत ज्यादा स्लो आ रही थी, दूर से हो। अच्छा, अभी सही है? जी सर, जी सर। अच्छा, तो आज की जो हमारा ऑब्जेक्टिव है तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के हवाले से। ठीक है, उसके रिस्क फैक्टर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की फिजियोलॉजी के बारे में, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, और डायग्नोस्टिक और मेडिकल जो मैनेजमेंट है उसके हवाले से। ठीक है, और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की अगर हम बात करें तो इसको सीओपीडी आल्सो नोन एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ठीक है, इसको जो सिकड़ ना जो बोलते हैं, ठीक है, COLD भी बोलते हैं। ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ठीक है, और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे लंग्स जो है उसके मल्टीपल एरियाज जो है वहाँ पे ये इफेक्ट करता है। ब्रोंकाई से लेकर और अल्विलाई तक डिफरेंट जो एरियाज है, ठीक है, वहाँ पे ये इफेक्ट होती है इसकी। तो उस इस लिहाज से उसके डिफरेंट जो नाम है वो इसको कहा जाते हैं। ये आपस में बातें कौन करते हैं? सर काइंडली आप अपने म्यूट कर लें। सर ये आवाज आपकी सही नहीं आ रही है। आगे सही है? डबल डबल आ रही है, डबल डबल। चलो, अब सही हो बस। सर अभी भी सही नहीं है, क्लियर नहीं है, दूर से हो। अब सही होगी आवाज? हेलो, हेलो। जी सर, आ रही है। अब क्लियर सर, है? अब आ रही है आवाज। क्लियर आ रही है आवाज अभी? जी सर, अब आ रही है। पढ़ाते वक्त नहीं आ रही थी सर।
जहाँ आज हमने क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के हवाले से हमने बात की हुई सीओपीडी को आल्सो नोन एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ठीक है, क्योंकि उसको मल्टीपल नाम से वो पुकारा जाता है, मल्टीपल नाम से उसको दिया गया हुआ है, क्योंकि किस बेस पे, क्योंकि ये जो हमारे लंग्स है, ठीक है, लंग्स के जो मल्टीपल एरियाज हैं उस पर ये इफेक्ट करता है, ठीक है। तो उसी लिहाज से उसको COLD भी बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, ठीक है। इस तरह से क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन उसको भी कहा जाता है, ठीक है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज भी उसको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो लंग्स है, लंग्स के डिफरेंट जो एरियाज है, हमारे ब्रोंकाई से लेकर ब्रोंकस से लेकर और अल्विलाई तक जो डिफरेंट एरियाज है वहाँ पे ये अफेक्ट करता है, ठीक है। तो उसी लिहाज से इसको जो डिफरेंट नेम से वो कहा जाता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD refer to chronic bronchitis and emphysema is appear of two commonly coexisting disease of the lungs which airway become narrowed. This lead to limitation of the flow of air in from the lungs, causing shortness of breath, ठीक है। तो उसको इसी वजह से, क्योंकि जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है, ठीक है, ये हमारी जो ब्रोंकाई है उस पर भी अफेक्ट करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो एम्फिसमीन है वो भी काज करता है, और जो हमारी लंग्स के जो हमारी ब्रोंक की जो एरिया है या ब्रोंक्यूल्स है या अल्विलाइज है, ठीक है, उसकी जो डिफरेंट एरियाज है, जो डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है, उस पर ये अफेक्ट करता है, और वहाँ पे ये स्पाज्म काज होती है उसकी वजह से, इंफ्लामेशन की वजह से, और फिर ये जो हमारी एयरवेज है, ठीक है, वो उसके रिजल्ट में नेरो होता है और पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो स्टार्ट होती है। तो इसी बेस पे इसको डिफरेंट नेम्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि COLD या CAL या CORD या COPD अगर आप लोगों को MCQs में इस तरह से कोई वो ऑप्शन आ जाता है तो ये एक सेम ही है, मगर जो एरियाज है, एरियाज के बेस पे उसको डिफरेंट नाम जो है वो दिया गया हुआ है। COPD is less airflow in out of the airway because one or more of the following the airway and air sac lose their elastic quality. The walls between many of the air sac are destroyed. The wall of the airway become thick and impounded. The airway make more mucus than usual, which tend to flow dim. ठीक है, COPD में क्या होता है, जो हमारे एयरवेज जो होते हैं, ठीक है, वो नेरो हो जाता है, थिक हो जाते हैं, ठीक है, और उसमें किस वजह से, क्योंकि इंफ्लामेशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, और वहाँ पे जो इन्फेक्शन जब होता है तो उसकी रिजल्ट में इंफ्लामेशन काज होती है, और इंफ्लामेशन के रिजल्ट में जो हमारे एयरवेज है वो एक जो थिक हो जाते हैं, और सेकंडली वहाँ पे म्यूकस जो होती है उसकी सिक्रेशन वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो उसके रिजल्ट में फिर जो हमारी वहाँ पे जब सिक्रेशन शुरू हो जाती है, ठीक है, सिक्रेशन के रिजल्ट में फिर जो एयर जो एंट्री है, ठीक है, वो काफी वो उसमें वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, उस पर इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल जो एयरवे सेक है, ठीक है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्पाज्म आ जाते हैं, वहाँ पे म्यूकस जमा हो जाते हैं, सिक्रीशन जमा हो जाती है, ठीक है, और सिक्रीशन के रिजल्ट में फिर जो हमारी गैसेस एक्सचेंजेस है, ठीक है, उस पर भी इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि फिर जो पेशेंट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर वो ऑक्सीजन प्रॉपर इनहेल नहीं कर पाते और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं कर पा सकते, क्योंकि वहाँ जो अल्विलाइज में जो स्मॉल स्मॉल होल्स जो होती है, ठीक है, वहाँ पे म्यूकस जमा हो जाती है, और जब वहाँ पे म्यूकस जमा हो जाती है, जब म्यूकस होती है तो उसके रिजल्ट में फिर गैस एक्सचेंजेस में काफी प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इंसिडेंस की अगर हम बात करें इसकी, अच्छा, पहले तो हमने COPD की बात की है, क्योंकि COPD को डिफरेंट नाम्स कहा जाता है, ठीक है। COPD एक लंग्स डिजीज होती है, और ये हमारे वो ब्रोंकस से लेकर और हमारी एल्विलाई तक डिफरेंट जो हमारे नस के पार्ट्स है उस पर ये इफेक्ट करती है, ठीक है। ब्रोंक्यूल पे भी इफेक्ट उसका होता है, ठीक है, ब्रोंकस पे भी होता है, ठीक है, अल्विलाइज पे भी होता है, ठीक है, और डिफरेंट जो लंग्स की एरियाज है, ठीक है, एयरवेज पे उसकी इफेक्ट होती है, ठीक है, इसी लिहाज से उसको डिफरेंट नाम कहा दिया गया हुआ है। फिर जब COPD के रिजल्ट में जो COPD पेशेंट होता है, ठीक है, उसकी जो एयरवे है वो थिक हो जाते हैं, ठीक है, और किस वजह से थिक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो या तो इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, या तो वो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, वो उसके रिजल्ट में नेर हो जाते हैं, या उसमें कोई सिक्रीशन म्यूकस की सिक्रीशन के रिजल्ट में वो वहाँ पे जो हमारी अल्विलाइज है, ठीक है, उसमें स्मॉल स्मॉल जो होल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे सिक्रीशन जमा शुरू हो जाती है, ठीक है, और उसके रिजल्ट में फिर
और गैस एक्सचेंज जो है वो एम्पेयर हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जब गैस एक्सचेंज डिस्ट्रॉयड हो जाती है, प्रॉपर ऑक्सीजन एक टिश्यूज को नहीं मिलता है, तो वो सी जो टिश्यूज होती है उसकी डेथ हो जाती है, निक्रोसिस हो जाती है। ठीक है। सेकेंडली, हम अगर इंसिडेंस की बात करें, इट इज द फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ द मोर्टेलिटी एंड द 12th लीडिंग कॉज ऑफ द डिसेबिलिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। अगर यूनाइटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अगर 100 में से 4 जो पेशेंट होती है, ठीक है, वो मर जाता है COPD की वजह से, अगर उसको हम टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, टाइम पे उसकी जब ट्रीटमेंट नहीं होती है, और 12 जो पेशेंट होते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर क्रॉनिक उसमें चले जाते हैं। और जब क्रॉनिक उसमें चले जाते हैं तो वो पेशेंट फिर COPD का पेशेंट फिर नॉर्मल जो जिंदगी है वो नहीं गुजार सकती है, उसको काम करने में दुश्वारी हो जाती है। ठीक है, उसको उसका जो सांस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उसको हो जाती है। ठीक है, वो डिसेबल हो जाते हैं। तो NPU 2020 COPD इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ। ठीक है, अगर 2020 रिसेंटली जो रिसर्च है अगर उसकी हम बात करें तो उसमें एक जो वो है थर्ड लीडिंग वो डेथ कॉज है। ठीक है, पहले जो था जो डेथ रेशियोज थी वो ज्यादा थी, अभी जो डेथ रेशियो है फोर्थ से थर्ड पे आ गया। ठीक है, थोड़ा वो हो गया और डिक्रीज हो गया, क्योंकि डिफरेंट रिसर्च की वजह से। ठीक है, लोगों को अवेयरनेस आ गया। ठीक है, और साथ साथ में लोगों ने जो डिफरेंट को प्रिकॉशन जो है वो यूज किया हुआ है, उसके रिजल्ट में जो डेथ रेशियो है वो 1% डिक्रीज हो गया रिसेंटली की। अगर हम बात करें या MCQs में आ जाता है। ठीक है, 2020 की अगर हम बात करें तो जो थर्ड लीडिंग काज है ऑफ द डेथ, और अगर पहले की हम बात कर ले तो उसमें फिर फोर्थ लीडिंग काज है। ठीक है, काजेज की क्या है, किस वजह से काज होता है, एक स्मोकिंग की वजह से, वो लोग जो लॉन्ग टाइम के लिए स्मोकिंग करते हैं, या जो सेकंड हैंड स्मोकर होते हैं। ठीक है, पहले हमने बात की हुई है कि सेकंड हैंड जो स्मोकर होती है वो स्मोकर के एक पर्सन है वो स्मोक करते हैं, और ये एक रूम के अंदर बैठा हुआ है ये। ठीक है, या ऐसे जगह पे बैठा हुआ है कि वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, और उसके साथ दूसरा पर्सन भी साथ में बैठा हुआ है, और वो अनस्मोकर है, वो नॉन स्मोकर है, वो कोई स्मोकिंग वगैरह नहीं करते। मगर जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, वो जितना जो एयर है वो जब एक्सेल करते हैं उतना वो इनहेल करते हैं उतना वो एक्सेल भी करते हैं। ठीक है, जो स्मोकर वाला जो स्मोकिंग लोग करते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा वो जितना उसको इनहेल करते हैं उतने ही वो एक्सेल भी करते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो उसके साथ पर्सन बैठा होता है उसको सेकंड हैंड स्मोकर कहते हैं, और वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि जो स्मोकर होते हैं वो अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वॉश आउट करते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल प्रेशर के साथ, जोर के साथ। ठीक है, तो उसी वजह से फिर उसके अंदर जितनी भी वो अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, ठीक है, वो दूसरे पर्सन पे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, दूसरे पर्सन पे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड हैंड स्मोकर भी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो ऐसे लोग के वो डिफरेंट एरियाज में जब काम करते हैं, ठीक है, डिफरेंट फैक्ट्रीज वगैरह में, इंडस्ट्रीज में वगैरह में, वहाँ पे जो काम करते हैं वहाँ पे ज्यादा डस्ट हो, ठीक है, उसी वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन की वजह से भी होते हैं। ठीक है, और वो सडन एयरवे कंस्ट्रक्शन इन द रिस्पॉन्स टू इनहेल इरिटेंट्स। ठीक है, ऐसे लोग अगर वो कोई ऐसी चीज को इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, कि उसको उन चीजों से एलर्जी हो, या कोई और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कोई काम वगैरह करते हैं उसके दौरान उसकी लंग्स में कोई चीज चले जाते हैं। ठीक है, एयरवे में कोई ऐसे चीज चले जाते हैं। मोस्टली जो अक्सर केसेस हमारे पास आती है, ठीक है, जो लोग उसमें काम करते हैं डिफरेंट फैक्ट्रीज वगैरह में। ठीक है, तो उसमें सांस की नाली में अक्सर सम टाइम वो केमिकल्स वगैरह चले जाते हैं। ठीक है, तो उसी वजह से फिर वो इरिटेंट हो जाते हैं, तो उसकी भी एयरवे जो है वो फिर उसके रिजल्ट में वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, और इन्फ्लामेशन के रिजल्ट में फिर वो जब लॉन्ग टाइम तक वो फिर इन्फेक्शन होते हैं, और उसके रिजल्ट में फिर वहाँ पे जो है वो स्पाज्म होना शुरू हो जाती है, और स्पाज्म के रिजल्ट में फिर वो COPD की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ब्रोंकाइल हाइपर सेंसिटिविटी, अगर हम हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की अगर हम बात करें तो उसमें या अगर अस्थमा के रिजल्ट में भी होते हैं। ठीक है, या ऐसे लोग के वो ज्यादातर वो एलर्जी हो डिफरेंट चीजों से। ठीक है, और उसकी अगर वो चीज इनहेल कर लेते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो डस्ट से वो हो जाते हैं। ठीक है, एलर्जिक होते हैं,
अगर वो कोई डस्ट वगैरह उसकी उसमें वो एयरवे में चले जाते हैं तो उसके रिजल्ट में भी वो फिर हाइपर एक्टिव हो जाती है, ठीक है, और इरिटेशन वहाँ पे शुरू हो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट अगर जेनेटिक की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उसको में इंटरट्रिप्सिन जो डिफिशियंसीज की वजह से होती है, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इफेक्ट होते हैं, ठीक है, उसमें भी 2% के जो केसेस होते हैं वो जेनेटिक हमारे पास आती है, ठीक है। ऐसे बच्चे होते हैं कि वो पैदाइशी तौर पर उसको सांस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जब और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो फिर आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 2 3 4 ईयर तक वो उसके साथ चले जाते हैं, फिर वो रिकवर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बचपन से फिर लाइफ टाइम तक वो फिर आगे चले जाते हैं। रेस्पेक्टर की अगर सीओपीडी की हम और भी बात करें तो सिगरेट स्मोकिंग है, ऑक्यूपेशनल की हमने बात की, इन्वायरमेंटल टोबैको स्मोकर्स वगैरह है, ठीक है, और इसमें साथ साथ जो है हमने इंडोर एंड आउटडोर पोल्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। घर में अंदर कोई वो हो और डस्ट वगैरह हो, इंडोर में हमारे जो फैक्ट्रियाज है वो भी आता है, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज भी आती है, लोग कंपनियों के अंदर काम करते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल्स कंपनी के, या बाहर कोई गलियों कुसों में या बाहर रोडों पे ज्यादा पोल्यूशन हो, डस्ट हो, तो उसके रिजल्ट में भी होता है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो नॉर्मल इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स ऑफ द लंग्स ड्यू टू द टॉक्सिक गैसेस, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जरूरी नहीं है कि कोई टॉक्सिक गैसेस हो, कोई भी ऐसी चीज डस्ट वगैरह पहले हमने बात की हुई कोई वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो वो चले जाते हैं, ठीक है, एयरवे के थ्रू अंदर चले जाते हैं, ठीक है, और वहां पे फिर क्या इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे चीज के वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करते है, बस सिंपल सी बात है, और वो हमारे एयरवे में चले जाते हैं, तो उसके रिजल्ट में फिर हमारी बॉडी नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो उसके रिस्पॉन्स में फिर क्या होता है, रिस्पॉन्स अकर इन द एयरवे, ठीक है, तो फिर उसमें सेमिया काज होती है, ठीक है, पल्मोनरी फिर जो कल्चर स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, और उसके रिजल्ट में फिर हमारे जो एयरवे है, ठीक है, वो नेरो हो जाते हैं, ठीक है। नेरो क्या हो जाते हैं, या तो इन्फ्लोमेशन की वजह से, इन्फ्लोमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से वहाँ पे जब इन्फ्लोमेशन काज होता है, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में फिर स्वेल होता है, और स्वेलिंग की वजह से वो नेरो हो जाते हैं, ठीक है, या वहाँ पे स्पाज्म जो हमने पहले बात की हुई है, ठीक है, या जो सिक्रीशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है उसके रिजल्ट में भी नेरो हो जाती है, और या उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन किस वजह से होती है कि अगर लॉन्ग टाइम वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो जो नॉर्मल टिश्यूज है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, और उसकी प्रोसेस हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, क्रॉनिक कप होते हैं, ठीक है, जो पर्सन होती है सीओपीडी की वो कप करेगा लॉन्ग टाइम तक उसको कप होगा, ठीक है, और जो कप है वो क्रॉनिक होगा, ठीक है, उसमें स्पूटम होंगी, ठीक है, स्पूटम प्रोडक्शन होगा, चेस्ट अगर हम उसका सुनेंगे, ठीक है, तो चेस्ट पे हमें उसका वीज साउंड मिलेगा, ठीक है, पेशेंट की जो चेस्ट है वो टाइटनेस चेस्ट होगी, ठीक है, और डिसिप्निया और एक्सक्रीशन पे होगा, ठीक है, उसको डिफिकल्टी आप ब्रीथिंग होगी, मगर कब, जब वो एक्सलेशन करेगा, ठीक है, इनहेलेशन पे इतना नहीं होगा, एक्सलेशन पे जब वो उसको डिफिकल्टी होंगी, ठीक है, और वेट लॉस होगा, पेशेंट की रिस्पायरेटरी इंसफिशियंसी होगी, ठीक है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन तो ऑलरेडी उसकी इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है, और बेरियल चेस्ट होता है, ठीक है, पेशेंट का क्रोनिक हाइपर इंफ्लेमेशन लीड टू लूज ऑफ द लंग एलिसिटी, ठीक है, क्योंकि उसकी जो चेस्ट है, ठीक है, वो हेवी होता है, ठीक है, बेरियल का मतलब हेवी चेस्ट है, वो हेवी फील करेगा क्योंकि इंफॉर्मेशन की वजह से उसकी चेस्ट जो एलिसिटी है, ठीक है, वो लूज होता है, और उसके रिजल्ट में फिर उसको हेवी चेस्ट फील होता है। साइन सिम्टम की अगर हम बात करें एक्यूट की तो उसमें सोर थ्रोट होती है, ठीक है, इनिशियल स्टेट पे, फिर फटीग होगा, रेडनेस होगा, फीवर, बॉडी एक होंगे, ठीक है, स्टेप और रनी नोज होगा, ठीक है, वोमिटिंग होगी एंड डायरिया होगा, परसिस्टेंस कप्स होगी, ठीक है, कभी होगा कभी नहीं होगा, ठीक है, और कप में भी प्रोड्यूस क्लियर म्यूकस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होंगे, ठीक है। क्रोनिक सिम्टम जी की सर। अगर हम बात करें तो क्रोनिक में क्या होता है, कपिंग कंटिन्यूसली उसको कपिंग होगा, वीज उसकी होगी, ठीक है, चेस्ट पे, और एक्यूट में वीज इतना हमें नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो बहुत कम ही मिलेगा, ठीक है, और फिर उसकी जो इनहेलेशन पे अगर हम पेशेंट की चेस्ट हम सुनेंगे, ठीक है, तो इनहेलेशन पे हमें जो साउंड है, ठीक है, वो हमें हाइपर एक्टिव साउंड मिलेगा, और एक्सलेशन पे फिर हाइपो मिलेगा, ठीक है, और एक्सलेशन पे फिर उसको एक्सलेशन पे फिर पेशेंट को जो उसका चेस्ट है, ठीक है, उसको बहुत हैवी फील होगा, और सेकेंडली उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होगा, ठीक है,
और उसको वो फिर जब एक्सलेशन करेगा वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, ठीक है। जब इनहेलेशन करेगा तो उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा। तो ये सीओपीडी में होता है, ठीक है। और अस्थमा में जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, उसका अगर चेस्ट हम सुनेंगे, ठीक है, तो उसकी फिर एक्सलेशन पे उसको हमें थोड़ा लाउडली मिलेगा और इनहेलेशन पे हमें लाउडली नहीं मिलेगा, हमें फिर स्लो साउंड मिलेगा, ठीक है। जी चेस्ट सर। उसके डिस्कम्फर्ट होंगे, ठीक है। द coughing may be produce large amount of the mucus, this type of cough often in the called smoker is cough, ठीक है। जो कफ वो करेगा, ठीक है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस होंगी, क्योंकि सीओपीडी पहले हमने बात की हुई है कि म्यूकस उसमें बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। सिक्रीशन बहुत ज्यादा होंगे और सिक्रीशन के रिजल्ट में फिर वो उस जो उसकी लंग्स जो एलेसिटी है वो भी लूज होगा और उसकी जो गैसेस एक्सचेंजेस है वो भी इम्पेयर हो जाएगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो उसमें हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पास्ट जो हिस्ट्री है, ठीक है, प्रेजेंट हिस्ट्री है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। तो और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको हम असिस करेंगे, ठीक है। और अगर पेशेंट स्मोकिंग वगैरह करते हैं उसके बारे में हम उससे पूछेंगे, उसके फैमिली के बारे में, काम कहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये सारे हम उसका हिस्ट्री उससे लेंगे। म्यूकस टू सी वट एवर यू हैव टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, म्यूकस फिर हम उसको अगर उसका जो म्यूकस आते हैं, ठीक है, हम उसको लैब टेस्ट के लिए भेज देंगे अगर उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह या उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे पेशेंट की कर लेंगे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में हम उसकी आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा जो एरियाज है, कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, कोई टिश्यूज का नेक्रोसिस तो नहीं हुआ है, ठीक है। लंग्स फंक्शन टेस्ट करेंगे, सीबीसी में हम इन्फेक्शन की लेवल को देखेंगे, ठीक है। उसमें मोस्टली हमारे जो फोकस होंगे टीएलसी पे होंगे, टीएलसी राइज है, ठीक है, या लोअर साइड पे एबीजीज हम देखेंगे, ठीक है। एबीजीज में जो हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। जी सर। एबीजीज में और हम क्या क्या चीजें देखते हैं? एबीजीज का बहुत ज्यादा, एबीजीज का मोस्टली क्वेश्चन आते हैं एसीएन में, वो उसमें दो तीन उसमें आ जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन इसमें भी, में भी 2-3 क्वेश्चन आ जाए, बाकी सब्जेक्ट में भी आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सर पीएच देखते हैं तो कार्बन। देखो ना, एबीजीज में हम दो चीजें, सबसे पहले हम उसमें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। सेकंडली हम रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को, ठीक है। अभी जी जहाँ सर। पे जहाँ पे अगर हमारी बात हो रही है ना गैस्ट्रो रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ पे फिर हमारी माइंड उसी तरफ होंगी, मेटाबॉलिक की तरफ, ठीक है। और अगर हमारी यहाँ पे बात हो रही है लंग्स रिलेटेड तो फिर रेस्पिरेटरी की हो रही है। रेस्पिरेटरी, ठीक है। क्योंकि रेस्पिरेटरी की हो रही है तो हमारी उसकी तरफ होंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें फिर हम उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि मेटाबॉलिक से तो बात निकल गई। फिर यहाँ पे हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कलोसिस की तरफ हम वो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जी वो सर। हमारे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें हम चार चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम एपीजीज करते हैं तो एपीजीज में हम सबसे पहले पीएच को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पीएच को देखते हैं, पीएच का नॉर्मल वैल्यू का हमें पता होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू कितने है पीएच का? सर 7.35। 7.35 to 7.45. 35 7.45। ठीक है, 7.35 से लेकर 45। 7.45 तक हमारे पास नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। अभी अगर ये 7.35 से बिलो है तो इट्स मीन के पेशेंट एसिडोसिस में है, ठीक है। Acidosis. और अगर ये 4.5 से अपर है तो पेशेंट अल्कलोसिस। एल्कलोसिस में है, Alkalosis. ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हमने क्लियर कर दिया, अल्कलोसिस और एसिडोसिस, ठीक है। एसिडोसिस। हाँ, अभी हम किस तरफ जाएंगे, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी की तरफ जाएंगे, ठीक है। पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के साथ आए हुए हैं, पेशेंट हमें हिस्ट्री दे रहे हैं, ठीक है, कि मुझे लंग्स डिजीज है, वो स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम रेस्पिरेटरी की तरफ जाएंगे, तो हमारी जो सेकंड ऑप्शन होंगी हम फिर ठीक से कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे, ठीक है। अगर जी रेस्पिरेटरी में सर। क्या होगा, रेस्पिरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच सेम डायरेक्शन में जाएगा, समझ आ रहा है? जी सर। कार्बन डाइऑक्साइड जब पीएच इंक्रीज होगा, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करेगा, ठीक है। वो दोनों जी। सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा।
ठीक है। जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच कम होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ज्यादा हो गई। ज्यादा होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, ये जब भी हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होते हैं तो पीएच ऑटोमेटिकली उसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हम ये दो चीजों को देखेंगे। ठीक है, अगर पेशेंट का पीएच कम है, डिक्रीज है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऑटोमेटिकली फिर इंक्रीज होगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में है। ठीक है, अगर पीएच इंक्रीज है, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज है तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में। अल्कलोसिस है। ठीक है, अभी मेटाबॉलिक की बात है तो मेटाबॉलिक में फिर हम बाइकार्ब की तरफ जाएंगे। ठीक है, बाइकार्ब देखेंगे तो बाइकार्ब मेटाबॉलिक में हमेशा के लिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, पीएच अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करते हैं। ठीक है, सॉरी बाइकार्ब को। ठीक है, पीएच इंक्रीज है तो उसके साथ बाइकार्ब भी इंक्रीज होगा तो पेशेंट अल्कलोसिस में होगा। ठीक है, पीएच डिक्रीज है तो बाइकार्ब भी डिक्रीज होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होगा। ठीक है, तो ये चार चीजें जी मोस्ट सर। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, कम से कम 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जी। अच्छा मैनेजमेंट की हमने बात, मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट होती है, सर्जिकल मैनेजमेंट है और नर्सिंग मैनेजमेंट है। ठीक नर्सिंग है, मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, डिफरेंट टाइप के मेडिकेशन उसको देते हैं। ठीक है, उसमें ब्रोंकोडायलेटर्स है। ठीक है, उसमें कार्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं पेशेंट को। ठीक है, एंटीबायोटिक्स वगैरह भी उसमें देते हैं। अच्छा, सर्जिकल मैनेजमेंट में फिर क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट में उसकी, हाँ अच्छा, मेडिकल मैनेजमेंट में रिमूव ब्रोंकल सिक्रीशन। ठीक है, क्योंकि उसकी सक्शन वगैरह ये दोनों में आते हैं, सर्जिकल में, मेडिकल मैनेजमेंट में भी आते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट में भी आते हैं। ठीक है, उसको एक्सरसाइज हम उसको प्रोमोट एक्सरसाइज है। ठीक है, कंट्रोल कॉम्प्लिकेशन, जितनी जो कॉम्प्लिकेशन है वो मेडिकेशन के साथ, ऑक्सीजन सप्लाई के साथ हम कंट्रोल करते हैं और जनरल जो हेल्थ है उसकी इम्प्रूव करते हैं। ये मेडिकल मैनेजमेंट में आते हैं। सर्जिकल में उसमें सर्जरीज आती है। ठीक है, लंग ट्रांसप्लांट आते हैं। ठीक है, और या जो टिश्यूज है, नेक्रोसिस टिश्यूज है, ठीक है, जो उसके पोर्शन है या वो रिमूव कर जाते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट की सबसे पहले असेसमेंट आती है, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन आती है, फिर डायग्नोज आते हैं और फिर इंटरवेंशन आते हैं। ठीक है, इंटरवेंशन। तो नर्सिंग केयर प्लान की अगर हम बात करें तो फिर impair gas exchange is related to decrease of ventilation and mucus flow। ठीक है, जब उसकी जो वेंटिलेशन डिक्रीज होगा, जब म्यूकस होंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली गैस जो एक्सचेंजेस है वो क्या होगा, इम्पेयर होगा। ठीक है, तो ये हमारे नर्सिंग केयर प्लान में आते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे ये हमारी डायग्नोज भी बन जाती है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी नर्सिंग डायग्नोज होती है, ठीक है, वो किस बेस पे होती है, पहले हमने डिस्कस किया हुआ था। नर्सिंग डायग्नोज हम किस बेस पे बनाते, जो एक्चुअल प्रॉब्लम होते हैं ना पेशेंट के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, उसकी पेशेंट की वेंटिलेशन डिक्रीज है। ठीक है, उसकी म्यूकस प्लग्स की वजह से, तो क्या होगा, उसका जी गैस सर। एक्सचेंजेस है वो एम्पेयर हो गया। ठीक है, उसके साथ जो एक्चुअल प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में उसकी जो गैस एक्सचेंजेस है, ठीक है, वो एम्पेयर हुआ है। ठीक है, ये हमारी डायग्नोस। अभी एक पेशेंट है, अपेंडेक्टोमी उसकी हो चुकी है, पेशेंट वापस आ गया है। ठीक है, उसको पेन हो रहा है। पेन किस वजह से हो रहा है, क्योंकि सर्जिकल इंसेशन की वजह से हुआ है ना, वहां पे कट लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारे डायग्नोस क्या बनते हैं, हमारे डायग्नोस पेन ही बनते हैं ना, मगर किस वजह से होते हैं, ड्यू टू किस से रिलेटेड है, सर्जरी से है ना, सर्जरी से। सर्जरी से सर। ठीक है, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव सिक्रेशन या इनफेक्टिव कफिंग। पेशेंट की जो जी एयरवे सर। है वो क्लियर नहीं है, क्यों नहीं है क्लियर, या तो सिक्रेशन ज्यादा है या उसको कंटिन्यूसली कफ ही हो रहा है। ठीक है, एंजाइटी रिलेटेड टू एक्यूट ब्रीथिंग डिफिकल्टीज एंड फियर ऑफ सफोकेशन। सफोकेशन। ठीक है, तो उसको एंजाइटी है, किस वजह से है, ठीक है, या तो उसको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी है या सफोकेशन के फियर की वजह से है। ठीक है, फियर की वजह से है, खौफ की वजह से है, सफोकेशन की वजह से है। ठीक है, वो सांस सही नहीं ले पा रहे। ठीक है, तो उसको एंजाइटी जी है सर। कि मुझे आगे क्या होगा, क्या प्रॉब्लम, डिजीज की वजह से भी होता है। एंजाइटी हमारे बहुत सारे जो डिजीज है उसमें डायग्नोज बनता है। ठीक है, एक्टिविटी एंड टॉलरेंस रिलेटेड टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन एंड डिसएपनिया। ठीक है, तो एक्टिविटीज पेशेंट की
इनटॉलरेंस है, वो वॉक नहीं कर सकते, वो सही नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। तो किस वजह से? क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, प्रॉपर ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। जी सर। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू डिसिप्लिया एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। तो उसके जो स्लीप पैटर्न है, ठीक है, वो क्या है? डिस्टर्ब है। किस वजह से है? डिसिप्लिया की वजह से है या कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाइज की वजह से है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन होगा इनफेक्टिव पल्मोनरी क्लियरेंस की वजह से, ठीक है, क्योंकि जब उसकी एयरवे क्लियर नहीं होगा, ठीक है, तो इन्फेक्शन के रिस्क पे होगा, ठीक है, इन्फ्लेमेशन कॉज होगा, इन्फेक्शन होगा। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू रिड्यूस द हेपेटाइट, डिक्रीज द एनर्जी लेवल एंड डिसिप्लिन, ठीक है। उसकी जो बॉडी की जो इम्बैलेंस है, उसकी न्यूट्रिशन लेवल क्यों है? क्योंकि वो प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। जी सर। ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर द सीओपीडी, सबसे पहले हमारे पास आता है, ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन आते हैं, स्मोकिंग आती है, ठीक है, फिर ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स हमने जब बात की है वो दे देंगे, ठीक है। इसमें फिर कार्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, ठीक है, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन और ऑक्सीजनेशन है, और एंड स्टेज पे अगर सीवियरिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो फिर सर्जरी की तरफ सर्जरी। जाएंगे। अच्छा, एम्फीजेमिया की अगर हम बात करें तो डिफिनीशन उसकी क्या? एम्फीजेमिया इज डिफाइंड ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ द एयर स्पेस डिस्टल ऑफ द टर्मिनल ब्रोंकोज विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एयर वॉल ऑफ द अल्वेलाई, ठीक है। तो एम्फीजेमिया में क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो हमारी एयरवेज है, ठीक है, या एयर स्पेसेस है, ठीक है, वो एनलार्ज होते हैं। किस वजह से होते हैं? पहले हमने बात की हुआ कि इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, ठीक है, और फिर वो नियर हो जाते हैं। जब इनलॉज होता है, ठीक है, तो फिर जो एयरवेज के है, ठीक है, वो नियर हो जाती है, ठीक है, और उसके रिजल्ट में फिर ऑक्सीजन जो सप्लाई है, ठीक है, गैस एक्सचेंजेस है, ठीक है, वो क्या होता है? डिस्ट्रॉय होती है। So as the pathophysiology इसकी क्या है? The alveoli are destroyed to the alveolar surface area in the content where the capillaries decrease, causing the space to no gas exchanges take place, ठीक है। तो जब ये वो हमारी जो alveoli है, ठीक है, उसकी जो है जो capillaries जो एरियाज है, ठीक है, वो जब enlarge होती है, ठीक है, वहाँ पे स्मॉल स्मॉल एरियाज होती है, स्मॉल होल्स होती है, ठीक है, और उसके रिजल्ट में वहां पे गैसेस एक्सचेंज होती है। अगर वो एनलार्ज होती है तो वो जो स्मॉल होल्स है, ठीक है, वो बंद होने शुरू हो जाती है, वो नैरो होने शुरू हो जाती है, और फिर उसके रिजल्ट में जो गैस एक्सचेंजेस है, ठीक है, उसको फिर प्रॉपर जगह नहीं मिलती है, ठीक है। वो प्रॉपर जो हमारे लंग्स जो है वो एक्सपेंड नहीं होते हैं। जब प्रॉपर एक्सपेंड नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर गैस जो है वो वहां से उसके लिए फिर जगह नहीं मिलती है प्रॉपर, ठीक है, एक्सचेंजेस के लिए। तो उसके रिजल्ट में फिर पेशेंट को डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो फिर ये कहाँ तक लीड करेगा? हाइपोक्सिया की तरफ, ठीक है। लेटर स्टेज में फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एलिमिनेशन है, ठीक है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। पेशेंट फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो फिर जब उसकी जो लंग्स है वो प्रॉपर एक्सपेंडेड नहीं होता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर एक्सेल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जब एक्सेल नहीं कर पाते तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर बॉडी में रिटेन हो जाते हैं, और जब बॉडी में रिटेन हो जाते हैं तो उसके रिजल्ट में फिर वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ चले जाते हैं पेशेंट। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो centrifugal, the respiratory, bronchial, proximal, and the central part of the ecnic, the expanded to the distal anus of the alveoli, or the unchanges occur of the commonly in the upper lobes, ठीक है। तो एम्फीसीमिया की अगर हम बात करें तो मोस्टली ये जो काज होती है ये हमारे जो अपर लोब्स होती है लंग्स के, ठीक है, तो यहाँ पे, और अल्वेलर की जो ऊपर एरियाज है, जो डक्ट है, ठीक है, जो एयर सेक है, तो वहाँ पे ये काज होती है। क्योंकि इन्फ्लेमेशन जब होती है तो इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में जो हमारी अल्वेलाई जो सिक्स है, ठीक है, वो उसमें या तो वहाँ पे स्पाज्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है, या वहाँ पे ज़्यादा सिक्रीशंस की वजह से, ठीक है, वो थिक हो जाती है, और या तो इन्फेक्शन की वजह से जब वो स्वेल हो जाती है तो उसके रिजल्ट में नियर हो जाती है, और फिर जो गैसेस एक्सचेंजेस है, ठीक है, उसमें फिर वो प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है, और जो हमारे जो लंग्स है वो प्रॉपर एक्सपेंड नहीं हो जाते। जब प्रॉपर एक्सपेंड नहीं हो जाते हैं तो उसके रिजल्ट में फिर जो एक्सचेंजेस है और गैस एक्सचेंजेस वो डिक्रीज हो जाते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है पेशेंट वो रिटेन कर जाते हैं। रिटेन कर सकते। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो हम पेशेंट की वो पहली वाली बात है हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, और उसकी जो हम पीएफटीज टेस्ट करते हैं, साथ साथ में पेशेंट की हम
अच्छा, स्पायरोमेट्री टेस्ट करते हैं, ठीक है, जो एयर फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन है वो वगैरह उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। पीएफटीज में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम करते हैं, एबीजीज की वही बात है, एबीजीज एनालिसिस, ठीक है, सीटी स्कैन, ये दोनों के लिए सेम टेस्ट है, ठीक है। और डिजीज भी तकरीबन सेम है। एक्सरा रेडियोग्राफी हम करते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक एरियाज है वगैरह है उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, उसमें हम डिफरेंट स्टेजेस सर वगैरह, स्पॉट्स, टिश्यूज वगैरह ये चीजें हम देखते हैं जी। सर पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट सर ये कैसे करते हैं? जी। ये कैसे परफॉर्म करते हैं? अच्छा, ये पल्मोनरी जो फंक्शन टेस्ट है ना, ये पीएफटी, ये जी पेशेंट को एक स्पायरोमेट्री की तरह वो होता है, वो पेशेंट को दे देते हैं, ठीक है, और जी उसको जी कहते हैं कि आप उसको उसकी जो एयर्स है ना, बॉल उसकी हम्म उसकी कैपेसिटी को मालूम करने के लिए उसको कहते हैं कि आप उसको प्रेशर दे दे, ठीक है। तो वो सर पेशेंट, जैसे वो स्पायरोमेट्री में जी जी जी, करते हैं मगर ये उसमें बॉल्स हाँ होते हैं। हाँ, जी मगर ये स्पायरोमेट्री से ये एक प्रॉपर मशीन होती है ना, तो उससे जी थोड़ा जी वो डिफरेंट होता है, ठीक है। सही सही जी और ये पल्मोनोलॉजिस्ट ही करते हैं। जी सर कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी, वो पहली वाली बात है, सही है, इनसफिशिएंसी होती है, रेस्पिरेटरी फेलियर होती है, नमूनिया भी होती है, निमोथोरेसिस भी होती है, ठीक है। निमोथोरेसिस निमोथोरेक्स क्यों होता है? क्योंकि सिक्रीशन ज्यादा होती है, जब सिक्रीशन ज्यादा होती है तो उसके रिजल्ट में फिर वो जो स्पेसिस होती है, स्पेसिस होती है, वहाँ पे उसकी अकोमोडेशन होती है, और अकोमोडेशन के रिजल्ट में फिर निमोथोरेसिस होते हैं, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट हमने बात की, वो सीओपीडी की, ठीक है। पेशेंट को हम एजुकेशन दे देंगे, उसको हम समझा देंगे जो घर की मेडिकेशन है उसके बारे में, ठीक है। अगर स्मोकिंग करते हैं तो हम उसको कह देंगे कि आपको स्मोकिंग नहीं करते हैं, नहीं करना है, ठीक है। और उसमें एक्सरसाइज के बारे में, रेगुलर जो मेडिकेशन के बारे में, डाइट के बारे में हम उसको समझा देंगे, ठीक है। अगर कोई पेशेंट एलर्जिक वगैरह हो, ठीक है, उसको हम वैक्सीनेशन के बारे में बता देंगे, ठीक है। वैक्सीनेशन जी जी हाँ, सर और इस तरह जो स्टे अवे फ्रॉम द इन्फेक्शन बाय द मेंटेनिंग गुड हाइजीन, ठीक है। अगर ऐसे लोग हैं कि वो हम उसको कहेंगे कि दूसरा जो इन्फेक्टेड लोग है, ठीक है, या वो जब आपको कहीं हुजूम वगैरह में जाते हो या कोई फैक्ट्रीज वगैरह इस तरह वो जगहों पे काम करते हैं, ठीक है, तो आपको मास्क पहनना है, ठीक है, या ऐसे एरियाज में जाना नहीं है। स्मोकिंग वगैरह के, डाइट के बारे में, ये सारी चीज़ें हम उसको बता गाइड देंगे, कर ठीक देंगे। है। हाँ, ये उसकी स्लीप, गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप, इसका क्या मतलब है? सर किसका? रेस्ट पूरा करना है सर, बहुत ज्यादा सोना इस तरह प्रॉपरली जी lengthy। सर वो ठीक है। लेंथी ऑफ स्लीप बहुत ज्यादा स्लीप हाँ, बहुत ज्यादा नहीं, मगर मेंटेन करनी है, ठीक है, ऐसा ना हो कि मेंटेन जी सर प्रॉपर अगर स्लीप। अगर बैलेंस सीओ नहीं है। अगर सीओपीडी का पेशेंट ज्यादा वो सोएंगे तो फिर भी उसके लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है। जी सर क्योंकि जब हम जी स्लीप सर। स्लीप स्टडी हम जब करते हैं ना, स्लीप स्टडी, इसमें एक स्लीप स्टडी भी होती है, ठीक है। और स्लीप जी स्टडी में हम इसकी जो स्लीपिंग का जो टाइमिंग है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। वो अब एक मशीन होते हैं बाईपेप जिस तरह से, या सीपेप की तरह मशीन होते हैं, वो पेशेंट को लगाते हैं रात को, और 12 आवर के लिए उसको अच्छा उस पर रख देते हैं ना पेशेंट। तो उसमें फिर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि 12 आवर में ये कितना सोए है, ठीक है। वो प्रॉपर फिर आफ्टर 12 आवर जो रिजल्ट है ना, वो फिर जी उसकी प्रिंट होती है, सही है। तो स्लीप स्टडी में ये तो सारी चीजें आइडेंटिफाई करके, अगर कोई लोग ज्यादा सोते हैं, ठीक है, सीओपीडी पेशेंट या जितनी भी अस्थमेटिक पेशेंट है, रिस्पायरेटरी डिजीज के जितने भी लोग होते हैं और वो ज्यादा सोते हैं, 8 आवर से ज्यादा वो सोते हैं, तो फिर उसके लिए स्लीप स्टडी करते हैं। और स्लीप स्टडी में फिर जब वो चीजें, वो पेशेंट मोस्टली फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिटेन करते हैं, ठीक है, वो फिर बाईपेप पे चले जाते हैं या सीपेप, मगर मोस्टली जो है बाईपेप पे चले जाते हैं, ठीक है। या अगर किसी को कोई कार्डिक इश्यूज हो, कार्डिक प्रॉब्लम हो, कार्डिक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर वो सीपेप पे चले जाते हैं। अगर कार्डिक रिलेटेड कोई इशू ना हो तो फिर वो बाईपेप जी पे चले जाते हैं, ठीक है। जी सर तो यहाँ तक क्लियर है? जी सर कोई क्वेश्चन वगैरह? हाँ सर अच्छा, अच्छे से फार्माकोलॉजी आप लोगों का कहाँ तक कवर हो गया है? जी सर फार्माकोलॉजी कहाँ तक कवर हो गया? और उसके मेरे ख्याल 4 यूनिट हो गए हैं। 4 यूनिट?
सर उसके लेंथ यूनिट्स है काफी। चलो सर, फार्माकोलॉजी की जो दूसरा टीचर हमने दिया हुआ है ना फार्मेसिस्ट पे, वो फीमेल टीचर है मैडम, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वो कंटिन्यू कर लेंगे। सही है, जी सर। जहाँ तक कंप्लीट हुआ है तो वो आप लोग मेरे साथ शेयर कर दें, क्योंकि उससे बाद फिर ऑनवर्ड वो मैडम कंटिन्यू कर लेगी कमिंग क्लास। ठीक है सर। सर उसके में ये बता देते हैं कितने यूनिट हमने कवर करने हैं फार्माकोलॉजी के एक सेमेस्टर में। 4 कंप्लीट हो गया ना? जी सर। लास्ट कौन सा यूनिट था लास्ट का? कार्बोहाइड्रेट्स जी सर, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स ये चीजें पढ़ी हैं लास्ट टाइम। नहीं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स तो हमारी वो है, वो तो केमिस्ट्री की है, लास्ट में ये पढ़े हैं। केमिस्ट्री की है, केमिस्ट्री की। प्रोटीन तो एक्स्ट्रा उसमें है ना, वो तो केमिस्ट्री में है। सर मैं सर फार्माकोलॉजी में लास्ट फॉर इन्फेक्शन पढ़ा था, जी रेस्ट फॉर इन्फेक्शन ये सर लास्ट हमने जो क्लास लिया था ना सर, लास्ट लेक्चर, जी सर वो वो रिस्क फॉर रेस्ट फॉर इन्फेक्शन का था एंड नर्सिंग केयर प्लान। उसमें रिस्क पर देखो ना, फार्माकोलॉजी में आप लोगों का जो फर्स्ट वो है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी है। सेकंड यूनिट जो है एंटीबायोटिक्स के बारे में है, ठीक है। थर्ड जी यूनिट जी सर। थायराइड एंटी थायराइड ड्रग्स है, ठीक नहीं है। सर ये नहीं पढ़ा हमने, अच्छा ये नहीं पढ़ा। सर हमने न्यू एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स पढ़ा है, न्यू प्लाजिया नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, कोलिनर्जिक है, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स है, एंटी नहीं फंगल सर है, ये भी एंटी नहीं, एंटी नहीं नहीं हाइपरटेंसिव है, थ्रोम्बोलाइटिक्स है, न्यूप्लास्टिक है, न्यू प्लास्टिक हमने न्यूक्लियस पढ़ा पढ़ी है हैं सर। सर। एंटी एरिथमिक है, वो पड़ा है, रेस्पिरेटरी ड्रग्स है। नहीं सर ये सर हम शेयर कर देंगे आपके साथ स्लाइड जो जो पढ़ी। बस जो पड़े मुझे मेरे नंबर पे पर्सनल कोई एक बंदा शेयर कर दे, ठीक है। सर इस पे तो व्हाट्सएप नहीं है आपका, इस नंबर पे। है क्यों नहीं है, इस पे है, ये ग्रुप में भी ऐड है। अच्छा ठीक है सर। ओके सर, चलें एक बंदा शेयर कर सर देता इसके है। एमसीक्यूज वगैरह भेजे ना। कौन सा एमसीक्यूज है इसका? जी अच्छा वो मैं भेज दूंगा, ठीक है। मेट्रम हाँ, के उससे बाद अभी नहीं। हमारी हेल्प आउट हो जाएगी ना, तो थोड़े हाँ बना के भेजे आप। मेट्रम के बाद मैं शेयर कर दूंगा, सही है। जी ठीक है सर। सर। ओके सर। ओके।